हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू ज्योग्राफी। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के नए सेक्शन में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत की ज्योग्राफिकल स्थिति के बारे में, जिसमें हम लोग लोकेशन और लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सपांशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो हमारा जो भारत है उसकी अवस्थिति एशिया के लगभग दक्षिणी भाग में अवस्थित है हमारा देश। आप ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो एशिया महाद्वीप है उसके दक्षिणी भाग का जो हिस्सा है वो है हमारा देश भारत। और भारत की ज्योग्राफी का अध्ययन अगर हम लोग करें तो भारत के पश्चिम में है अफ्रीका कॉन्टिनेंट और भारत के पूर्व में है दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र, जिसे आप लोग आसियान कंट्रीज़ के नाम से भी जानते हैं। अब अगली बात जो आती है, इसका अगला सेगमेंट है लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सपांशन की। तो भारत का अक्षांश जो है मुख्य भूमि से अगर हम लोग देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक पाया जाता है। वहीं देशांतरों की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार पाया जाता है। अब जहां मैंने अक्षांशीय विस्तार की बात करी तो वहां आपने देखा होगा मैंने बोला मुख्य भूमि से। तो अगर इसमें थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस देखें तो आप ये देखिए, ये है दक्षिण में भारत की मुख्य भूमि का हिस्सा। वहीं हम लोग जब बात करते हैं भारत की संपूर्ण भूमि की तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ लक्षद्वीप समूह भी भारत का ही हिस्सा है। तो अगर संपूर्ण भारत की बात की जाए तो अक्षांशीय विस्तार थोड़ा सा और नीचे जाएगा, लगभग यहाँ आएगा। वहीं अगर मुख्य भूमि की बात करते हैं तो ये जो डॉट लाइन दिख रही है आपको वो यहाँ आता है। तो यदि हम लोग संपूर्ण भारत की बात करें अक्षांशीय विस्तार की तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रहेगा। वहीं अगर मुख्य भूमि की बात की जाती तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक का उत्तरी अक्षांश इसमें हम लोग मेंशन करेंगे। तो प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, मुख्य भूमि का विस्तार पूछा है या संपूर्ण भारत का विस्तार पूछा है। जहां अगर कुछ भी नहीं लिखा गया है तो संपूर्ण भारत का ही आपको इसमें लिखना है। फिर हम लोग बात करते हैं भारत का सबसे उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदु की। तो ये जो मैं आपको अभी ग्रीन पेन से मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर है आपका भारत का सबसे उत्तरतम, यहाँ मुख्य भूमि का दक्षिणतम, और अंडमान निकोबार में यहाँ पर है आपका भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है उसे कहते हैं इंदिरा कॉल। ये कहाँ स्थित है तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है ये। और जो सबसे दक्षिणतम बिंदु होगा उसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। और दक्षिणतम बिंदु जो है उसका अक्षांश क्या रहेगा, मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब एक दो प्रश्न पूछे गए हैं प्रतियोगिता परीक्षा में कि इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था या इसे और किस नाम से जानते हैं। तो इसे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सर पॉइंट के नाम से इसे जाना जाता है। और ज़्यादा फैक्चुअल बात करें तो भूमध्य रेखा से अगर इसकी दूरी कभी पूछ ले तो 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणतम बिंदु की दूरी है। और भारत की मुख्य भूमि का अगर दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछे तो आप लिखेंगे कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। वहीं उत्तर की बात करते हैं, उत्तरतम बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है, उसे इंदिरा कॉल कहते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में सालतोड़ास श्रृंखला के उत्तरी हिस्से में स्थित है। इसके दक्षिणी भाग में क्या स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर। और इसके उत्तरी भाग में क्या स्थित है? उर्डोक ग्लेशियर। अब ये इंदिरा कॉल जो नाम आया है, ये इसमें कॉल क्या है तो कॉल एक तरह के पर्वतीय दर्रे को कॉल कहा जाता है। मतलब दो पर्वतीय कटकों के मध्य स्थित जो दर्रा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉल कहेंगे। ये अर्धचंद्राकार रूप लिए हुए होता है। तो ये था आपका भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। इसको आपको फैक्चुअल डिटेल्स है ये, इसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा बिकॉज कंपटीशन एग्जाम में 4 ऑप्शन में आपको फंसाया जा सकता है इन फैक्चुअल डिटेल्स से। अब हम लोग बात करेंगे अगला कि भारत के मध्य से, लगभग मध्य से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, वो गुजरती है। अब इसमें आपको खुद से होमवर्क ये करना है कि 2 प्रश्न आपको तैयार करने हैं कि कितने राज्य कर्क रेखा को टच करते हैं या कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के जाती है। दूसरा आपको नाम याद करने हैं कि वो राज्य कौन कौन से हैं। अब हम लोग जब कर्क रेखा की ज्योग्राफिकल बात करें तो ये लगभग भारत को 2 भागों में बांट रही है। इसका उत्तरी हिस्सा ये और दक्षिणी हिस्सा ये। दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में और उत्तरी हिस्सा लगभग हम लोग उपोष्ण कटिबंध में काउंट करते हैं। फिर कई सारे स्थानीय फैक्टर्स हैं जो इसकी जलवायु को आगे प्रभावित करेंगे।
तो कर्क रेखा से संबंधित आपको ये सारी की सारी डिटेल्स याद होनी चाहिए, कितने राज्य हैं क्या है। फिर अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, चूंकि मैं अब भौगोलिक अवस्थिति के बारे में अगली बात करूं, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी डिटेल बता दूं। मैंने आपको अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार तो मैंने आपको बता दिया। अब आप ये पूछेंगे कि सर अक्षांश देशांतर होता क्या है, तो इसके अंदर आपको ये मेंशन करना होता है। देखिए, अगर मैं पृथ्वी के गोलार्ध की बात करूं, मान लो ये गोला है हमारी पृथ्वी का, तो हम लोग इसको बीच में से दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। इसे कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, इसे कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। जब हम लोग इस पे अक्षांश खींचते हैं, जब हम इस पे अक्षांश वृत्त खींचते हैं, तो हम इसे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित कर सकते हैं। वहीं जब हम लोग इस पे देशांतर खींचेंगे, तो हम लोग जो बीचों बीच इस गोले को दो भागों में विभक्त कर रहा है, तो ये गोला पश्चिमी गोलार्ध, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर या पूर्वी गोलार्ध के रूप में इसे विभक्त करेंगे। और हम लोग जब इसे दोनों को समायोजित कर ले, तो इसे 4 क्वाड्रेंट में या 4 चतुर्थांश में विभाजित कर सकते हैं। ये हो जाएगा उत्तरी पूर्वी, ये हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी, ये हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी और ये उत्तरी पश्चिमी। तो हमारा जो भारत की जो अवस्थिति है, वो अवस्थिति यहाँ लोकेट होती है। भारत हमारा इस तरफ लोकेट होता है, लगभग उत्तर और पूर्व में। इसीलिए जब हम लोग अक्षांशों की बात करेंगे तो उसमें उत्तर मेंशन करेंगे, और जब हम लोग देशांतरों की बात करेंगे तो उसमें हम लोग मेंशन करेंगे पूर्व। इसीलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि भारत दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, भारत पश्चिमी गोलार्ध में नहीं है, भारत उत्तर और पूर्व में है। फिर हम लोग इसकी और ज्योग्राफी का अध्ययन करें तो उत्तर में विशाल मैदान है, उत्तर में विशाल मैदान और उससे भी उत्तर में नवीन वलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं। वहीं दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय भाग है, ये हमारा दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय भाग है, ये दो तरफ तो अलग अलग सागरों से, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से घिरा हुआ है। वहीं इसका जो दक्षिणी भाग है ये वाला, ये हिंद महासागर है। हालांकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी भी हिंद महासागर का ही हिस्सा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत के जो अंडमान आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल में है, और लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो है अरेबियन सी में। ये सब का सब किस में पड़ेगा? हिंद महासागर में या इंडियन ओशियन में। अब इसकी साइज़ की बात करें तो इसकी साइज़ है लगभग 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर हम लोग इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल की या एरिया की। तो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स या 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर लगभग इसका एरिया होता है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4%, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% घेरता है। 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। बाकी के 7 आप नाम याद कीजिएगा। अब हम बात करते हैं भारत की बाउंड्री बॉर्डर की। भारत की जो टोटल बाउंड्री है, उत्तर से दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरी की पूरी बाउंड्री लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है। वहीं जब हम लोग इसकी कोस्ट लाइन की बात करते हैं, कोस्ट लाइन में हम लोग मुख्य भूमि की कोस्ट लाइन और द्वीप समूह की कोस्ट लाइन, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया, ये तो है हमारी मुख्य भूमि, ये है हमारे द्वीप्स। इन सब की कोस्ट लाइन या तट रेखा 7,516.6 किलोमीटर पड़ती है। ये सब फैक्चुअल डिटेल्स है, आपको याद रखनी है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस तरह की पूछी जाती है। वहीं उत्तर में नवीन वलित टर्शियरी काल के नवीन वलित मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, जिसका नाम हिमालय है। ये जो आपको 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो रेखा दिख रही है, इसका दक्षिणी हिस्सा ट्रैपन कहलाता है या टैपर कहलाता है, जिसे ये टैपर के रूप में ढाल लिए हुए है, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है। पश्चिम में अरेबियन सी, पूर्व में बे ऑफ बंगाल और इनके बीच में है प्रायद्वीपीय भारत। इसमें भारत का कुल मिला के लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन पूछे अगर समग्र रूप से, तो वो लगभग कितना होगा? 30 डिग्री होगा। इसमें भी जो पूर्व से पश्चिम जो इसकी लंबाई है वो कम है बजाय उत्तर से दक्षिण की। इन दोनों की लंबाई मैंने आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। अब हम लोग बात करते हैं पूर्व से पश्चिम। देखो, मैंने आपको इसकी जो टोटल लेंथ बताई थी पूर्व से पश्चिम, वो लगभग 2900 किलोमीटर थी, 2900 किलोमीटर्स। अब इसमें देखो क्या है कि सुदूर पूर्व में है भारत का एक राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में राज्य है गुजरात। अब हम लोग इसमें एक बात सोचें कि इतना वास्ट जो है इसका एरिया है, तो इसमें टाइम कैसे निर्धारित होता होगा? तो हम लोग इसमें देखें कि अरुणाचल प्रदेश चूँकि पूर्व में स्थित है
और गुजरात चूँकि पश्चिम में स्थित है, अतः अरुणाचल प्रदेश में समय पहले होगा, गुजरात में बाद में होगा। इसका थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ जानकारी देना चाहूँगा। चूँकि पृथ्वी जो है हमारी वो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। जो ईस्ट वाला हिस्सा है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कोई सूर्य है और ये ईस्ट है, तो ईस्ट वाला हिस्सा पहले इसके सामने आएगा, फिर घूमते हुए वेस्ट वाला हिस्सा सामने आएगा। तो पूर्वी हिस्से में सूर्य की किरणें पहले पड़ेगी, पश्चिमी हिस्से में बाद में पड़ेगी। तो ये जो पूरी लेंथ है इसमें लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है। इसको अगर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं तो अगर अरुणाचल प्रदेश के छोर पर अगर सुबह 10 बज रहे हैं तो वहीं गुजरात में उस समय सौर्य किरणों के हिसाब से 8 ही बज रहे होंगे। अब इस अंतर को पाटने के लिए एक कॉमन टाइम जोन डिसाइड करने के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया एक लाइन खींची जाती है 82 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट। तो ये जाती है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर नाम के शहर से, जहाँ से ये रेखा जाती है और यहीं से संपूर्ण भारत का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का समय निर्धारित होता है। इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, कहाँ है मिर्ज़ापुर, कहाँ उत्तर प्रदेश में, और ये रेखा का क्या नंबर है लॉन्गिट्यूडनल। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसमें एक छोटी सी जानकारी। इसमें जानकारी ये है कि जब हम लोग, देखिए मैं आपको यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि जब हम लोग देशांतरों की बात करें, ये है हमारे देशांतर, ये तो है पूर्वी देशांतर, ये है पश्चिमी देशांतर। तो पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः समय में अंतर आएगा। तो देशांतर हमारे क्या काम आते हैं? तो देशांतर हमारे काम आते हैं समय के निर्धारण में। वहीं अक्षांश, ये जो अक्षांश हैं, लेटी हुई जो वृत्त हैं, रेखाएं हैं, ये किस में काम आएंगी? ये दिन की लंबाई को नापने में काम आती है, जलवायु निर्धारण में काम आती है। जैसे जैसे हम लोग विषुवत रेखा के समीप रहेंगे दिन की लंबाई अधिक होगी, विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दूर जाने पर दिन की लंबाई में फ़र्क आता है, जलवायु में फ़र्क आता है। तो इंडियन ज्योग्राफी के परिचय वाले सेक्शन में अभी इतना ही है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें देख सकते हैं। इसमें फैक्चुअल डिटेल्स ज़्यादा आती है, बट मैं आपको ये कहूँगा कि फैक्चुअल को कॉन्सेप्ट से जोड़ के देखें, आप कहीं नहीं अटकेंगे। और प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के प्रश्न जो है आप साथ साथ इससे कनेक्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच। अगले सेशन में मिलते हैं।